नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लेकर आए हैं 19 फरवरी 2025 देश दुनिया से जुड़ी 20 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान का सवाल। प्रश्न: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा विशेष इनाम। तो अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें और देखें कि आप विजेता बनते हैं या नहीं। इसका सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कानूनी विवाद, एकता कपूर का पद्म श्री सम्मान वापस लेने की मांग। 18 फरवरी 2025 को 108 प्रतिष्ठित वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर फिल्म और टीवी निर्माता एकता कपूर का पद्म श्री सम्मान वापस लेने की मांग की। वकीलों का कहना है कि एकता कपूर के निर्मित कंटेंट में अश्लीलता, नैतिक पतन और अनुचित विषयों का समावेश है, जिससे समाज पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनका मानना है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना सामाजिक मूल्यों के हनन के समान है। वकीलों ने न्यायपूर्ण समाज की मांग करते हुए तत्काल कार्रवाई की अपील की है। इस कदम से विवादित मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। नादिर गोदरेज का बयान। कभी कभी ऐसा लगता है 18 फरवरी 2025 को गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नादिर गोदरेज ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ से व्यापारिक माहौल में अनिश्चितता फैल गई है। उन्होंने कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कदम भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। गोदरेज ने इस निर्णय के पीछे की राजनीति और व्यापारिक नीतियों पर चर्चा की। उनका मानना है कि उचित बातचीत और समाधान से आर्थिक संकट को टाला जा सकता है। यह बयान उद्योग जगत में काफी चर्चा का विषय बन गया है। पीयूष गोयल का बयान, भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का अवसर। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। गोयल का कहना है कि इस अवसर का उपयोग करके भारतीय उद्योग अपने उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया बैठक के बाद यह टिप्पणी की। गोयल ने बताया कि उचित नीतिगत सुधारों और नवाचारों के माध्यम से आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। यह बयान उद्योग जगत में उत्साह का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार बाध्य है। 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णायक निर्देश जारी किया, जिसमें सरकार को पात्र दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाता तो यह न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ सख्त रूप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश का पालन करने हेतु तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति ने कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। इस निर्णय से न्याय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। निर्मला सीतारमण की मुलाकात, दिल्ली में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भेंट। 18 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भेंट की। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करना था। भेंट के दौरान दोनों ने व्यापार, सुरक्षा और निवेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंधों में सुधार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा जताई। इस भेंट से भारत यूके संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया जा सकेगा। अश्लीलता मामले में राहत, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आशीष चंचलानी को जमानत दी। 18 फरवरी 2025 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विवादित अश्लीलता मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अंतरिम जमानत प्रदान की। आरोपी पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था,
जिसके चलते मामले में तीखी बहस छिड़ गई थी। कोर्ट ने बताया कि प्रस्तुत सबूतों और कानूनी बहस के आधार पर चंचलानी को अस्थायी रिहाई दी जा रही है। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया के नियमों पर व्यापक चर्चा का कारण बना है। कोर्ट ने आगे जांच जारी रखने का संकेत दिया है, जिससे मामले की पूरी सच्चाई जल्द सामने आएगी। महाकुंभ की अवधि नहीं बढ़ेगी, प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट का बयान। 18 फरवरी 2025 को प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि चल रहे महाकुंभ की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही सभी धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न होंगे। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में आवश्यक समायोजन किए जाएंगे, परंतु कुल अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह घोषणा श्रद्धालुओं और आयोजन समिति दोनों के लिए राहत की खबर बनी है। अवैध कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है? 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी जारी करते हुए कहा कि अवैध कब्जे वाले स्मारकों पर राज्य का अधिकार क्षेत्र सीमित है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को तत्काल कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और संरचना के लिए नियत नियमों का पालन आवश्यक है। इस टिप्पणी ने संबंधित विभागों में जिम्मेदारी की पुष्टि की है और भविष्य में किसी भी अनधिकृत कब्जे पर कड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। 9. कतर का भारत में 10 बिलियन निवेश का वादा। 18 फरवरी 2025 को कतर ने भारत में $10 बिलियन के निवेश का वादा किया है। इस घोषणा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कतर के अधिकारियों ने बताया कि यह निवेश ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे रोजगार और विकास में तेजी आएगी। भारतीय व्यापारिक और सरकारी अधिकारियों ने इस निवेश की संभावनाओं का स्वागत किया है। इस रणनीतिक कदम से भारत कतर संबंधों में मजबूती आने की संभावना है। 10. भारत कतर संबंध, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उन्नति। 18 फरवरी 2025 को भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर अपने सहयोग को बढ़ाने का समझौता किया है। इस पहल के तहत व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इस निर्णय से आर्थिक विकास के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में घटी भगदड़ की घटना ने यात्रियों में भय का संचार कर दिया है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आरपीएफ इस मामले की जांच नहीं कर रहा है, जबकि उत्तरी रेलवे द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति का उद्देश्य घटना के कारणों, जिम्मेदार पक्षों और सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाना है। इस जांच से रेलवे में सुरक्षा उपायों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर आपके लिए तैयार है। देश भर के लोको पायलटों ने असंतोष जताते हुए खराब कार्य परिस्थितियों के विरोध में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल 20 फरवरी से प्रभावी होगी, जिससे रेलवे संचालन में अस्थायी व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। पायलटों ने लगातार 20 घंटे तक काम करने की कठिनाइयों और थकान की शिकायत की है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। उनके अनुसार कार्य समय और बेहतर सुविधाओं की मांग की जा रही है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा के KIIT विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या की घटना से परिसर में गहरा तनाव फैल गया है। यह दुखद घटना छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के पश्चात विश्वविद्यालय के कुलपति ने माफी मांगी तथा स्थिति संभालने का आश्वासन दिया। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है और विश्वविद्यालय के 5 स्टाफ सदस्यों को घटना से संबंधित लापरवाहियों के कारण गिरफ्तार किया है। प्रशासन इस घटना को पुनरावृत्ति से रोकने हेतु कड़े कदम उठाने का संकल्प ले चुका है। अगली खबर के साथ वापस आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर फैली अश्लील सामग्री से निपटने हेतु केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुचित सामग्री का प्रसार सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता के विरुद्ध है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि समय रहते उचित कदम उठाना अनिवार्य है ताकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सम्मानजनक सूचना मिल सके। सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह तुरंत नियमों में संशोधन कर डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने हेतु प्रभावी उपाय अपनाए। अब देखते हैं अगली खबर क्या कहती है। कतर की जेल में फंसे भारतीय नागरिकों की स्थिति पर चिंता बढ़ी है। लगभग 18 महीने की कैद के बाद 7 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों ने लौटने के प्रयास में सफलता पाई है, जबकि अंतिम भारतीय नागरिक अभी भी खाड़ी देश में फंसा हुआ है। अधिकारियों और कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार इस मामले में जल्द ही कूटनीति और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए अगली खबर पर एक नजर डालते हैं। तमिलनाडु में हाल ही में भाषा विवाद ने शिक्षा एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। भाजपा द्वारा राज्य में 3 भाषा नीति लागू करने की मांग उठाई गई है, जिसका उद्देश्य भाषा शिक्षा में संतुलन एवं बहुभाषी माहौल को बढ़ावा देना है। विरोधी दलों ने इसे राजनीतिक हितों की राजनीति करार दिया है, जबकि समर्थकों का मानना है कि इससे छात्रों की भाषाई दक्षता में सुधार आएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नीति से शिक्षा में समृद्धि के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित किया जा सकेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पोंजी स्कीम के तहत एक कंपनी ने निवेशकों से 1700 करोड़ रुपए जुटाए, जिसके बदले 22% तक रिटर्न का आश्वासन दिया गया था। इस योजना में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उच्च लाभांश का वादा किया गया, जिसके कारण हजारों भारतीय निवेशक ठगी के शिकार बने हैं। कंपनी द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में धन का दुरुपयोग हुआ है। नियामक एजेंसियों द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और प्रभावित निवेशकों के नुकसान की भरपाई हेतु कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। चलते हैं अब अगली खबर की ओर। विकिपीडिया पर संभाजी महाराज से संबंधित अपमानजनक सामग्री की चर्चा ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न दलों एवं समूहों ने प्रतिक्रिया दी है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और अपमानजनक सामग्री के स्रोत की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में विदेशी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने के फैसले ने विवाद को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के मामले में जमानत प्रदान करते हुए कहा कि मामले की गहराई से जांच जारी है। न्यायालय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की सुनवाई में साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। पक्षकारों ने कोर्ट के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकारी एजेंसियों से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले का समाधान होगा। तो आइए अगली खबर सुनते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए कार्य समय में कटौती करने का निर्णय विवाद का कारण बना है। इस कदम से कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं तथा पारिवारिक जरूरतों पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भाजपा विधायक ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति का चरम बताया है और सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। विरोधी पक्ष ने इसे आर्थिक बचत के नाम पर जनता के हितों के खिलाफ बताया है, जबकि विशेषज्ञों ने भी इस नीति पर संदेह व्यक्त किया है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।